गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब हम लोग आज तक 3 लेसन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए हम लोग चौथा पाठ कवित्त जो है आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। कविता के कवि पद्माकर जी हैं। ठीक है। अब देखिए उन्मीखीकरण में क्या है। प्रकृति तेरी अजब कृति, नित्य नई तेरी आकृति, खनिज तत्वों का भंडार, तुझ पर निर्भर यह संसार, तुझ में माँ की ममता है, तुझ में अजब क्षमता है। इस उन्मीखीकरण में इस पंक्तियों को है ना कवि शशिकांत निशांत शर्मा साहिल जी ने अपने भावों को इस प्रकार प्रकट किया है ना। वे कहते हैं प्रकृति तेरी अजब कृति, मतलब इसका मतलब क्या है। वे कहते हैं कि प्रकृति तुम्हारी गजब निराली है ना। तुम्हारी गजब निराली मतलब तुम अलग अलग रूपों में रहती हो, तुम्हारे अलग ढंग से ही तुम निराली हो। नित्य नई तेरी आकृति, हर दिन तुम एक नए रूप में दिखाई देती हो। ठीक है। खनिज तत्वों का भंडार, मतलब तुम्हारे गोद में खनिजों का भंडार है। कवि प्रकृति से कहते हैं कि तुम्हारी गोद में है ना, इस संसार में तुम्हारे गोद में खनिजों का भंडार है। यह और तुझ पर निर्भर यह संसार। उसका आगे की पंक्ति क्या है। तुझ पर निर्भर यह संसार, मतलब यह पूरा संसार, सभी जीव जंतु, सभी प्राणी तुम पर ही निर्भर हैं। तुझ में माँ की ममता है ना, और क्योंकि तुम ही माँ की तरह सारे संसार का पालन पोषण करती हो, है ना। इसीलिए कहते हैं कि तुझ में माँ की ममता है। जिस तरह माँ अपने बच्चों को प्यार से, लाड प्यार से, प्रेम से, ममता से, है ना, इतना अच्छा से अपने बच्चों का लालन पालन करती है, देखभाल करती है। माँ की तरह कोई दूसरा पिता भी नहीं देख पाते उस तरह, लेकिन माँ देखती है बच्चों को, है ना। इसलिए वो कहते हैं कवि कि तुम ही जो है माँ की तरह सारे संसार का पालन पोषण करती है, और तुझ में माँ की ममता है, इसलिए तुझ में एक माँ की ममता झलकती है, और तुझ में अजब क्षमता है, तुझ में एक असीम दिव्य शक्ति निहित है ना। इसका मतलब है तुझ में अजब क्षमता, मतलब एक ऐसी है जो कि किसी और में नहीं है, तुम में जो है किसी और दूसरे में नहीं है। इसलिए कहते हैं कि तुझ में एक असीम दिव्य शक्ति भरी है, निहित है मतलब भरा हुआ है। तो इन पंक्तियों के कवि जो है शशिकांत निशांत शर्मा जी अपने भावों से इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं। अब आइए अब देखते हैं अब कवि परिचय। जो कविता के कवि जो हैं वो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। उनका परिचय पद्माकर जी हैं। तो कवि इसमें रीति काल के कवियों में पद्माकर का नाम मूर्धन्य है ना। वे पद्माकर जी हैं लेकिन उनका नाम मूर्धन्य है। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था ना। वे कहाँ के निवासी, उत्तर प्रदेश के निवासी थे, और उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था, मतलब उनके परिवार के सभी लोग कविता को बहुत पसंद करते थे, उनके भावों को पसंद करते थे। वे छोटी छोटी कविताएं लिखते थे, अपने भाव को प्रकट करते थे। अगर सुंदर प्रकृति को उन्होंने देखा, आकाश में बादलों को देखा, तब वे खूब सुंदर से एक कविता लिख बैठते थे। इसलिए उनको कहा गया परिवार का वातावरण कवित्वमय था। उनके पिता मोहनलाल भट्ट अच्छे विद्वान और कवि थे। उनके साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी कवि थे। केवल उनके पिता ही नहीं, उनके परिवार में जितने लोग थे सभी सदस्य भी कवि थे, सभी कविता लिखते थे, है ना।
अतः उनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया। इसलिए जो भी है उनके घर में जितने भी लोग हैं सभी कविता, कोई दूसरे और नहीं करते, केवल कविता ही वे लिखते थे, इसलिए उनका नाम कवीश्वर, उनका वंश का नाम पड़ा। उन्हें कवित्व के संस्कार पैतृक रूप में प्राप्त थे। कवित्व के संस्कार जो हैं मतलब क्या है, कविता के संस्कार, कविता लिखना, कविता के भाव को समझना, भावों को प्रकट करना, ये जब भी जो है ये सभ्यता जो है संस्कार पैतृक रूप में मतलब उनके पिता के पिता दादा परदादा, उन्हीं को पैतृक कहा जाता है। मतलब उसके वंश परवंश सभी जो है वे कविता लिखने वाले महान पंडित विद्वान थे, कवि थे, इसलिए उनके संस्कार जो है पैतृक रूप में उनको मिला। उनकी कवित्व प्रतिभा को देखकर बूंदी के महाराज ने बहुत मान सम्मान दिया और जयपुर के नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। उनकी रचनाओं में हिम्मत, बहादुर, है ना, विरुदावली, पद्माभरण, जगद विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख हैं। उनकी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं जो है वो बहुत ही मतलब प्रसिद्ध रचनाएं, है ना, ये सभी हैं। अब आगे देखिए विषय प्रवेश। मनुष्य जो है एक समाज में सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक सामाजिक प्राणी। मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है, क्योंकि मनुष्य समाज में सभी इसके साथ मिलजुल कर रहते हैं। वे अकेला कभी जीता नहीं है, वो अकेला रह भी नहीं सकता है, इसीलिए सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं, समाज में रहते हैं, इसलिए उनको सामाजिक प्राणी कहा गया है। यही समाज जो है वह पृथ्वी पर विकसित होते हैं। हम सभी, समाज मतलब क्या, हम सभी लोग, है ना, मनुष्य मानव जितने भी जो है पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया, इस धरती माँ की गोद में उन्होंने जन्म लिया, ये सभी लोग जो हैं मनुष्य एक समाज है। तो ये समाज, ये सभी कहाँ विकसित होते हैं, इस पृथ्वी पर ही विकसित होते हैं, ठीक है। और यह पृथ्वी प्रकृति पर आधारित है, और यही पृथ्वी किस पर है, प्रकृति पर, है ना, नेचर पर आधारित है, उसी पर वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसके विषय में वेदों, उपनिषदों और प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग ढंग से की गई है ना। इस प्रकृति के भाव को कवियों ने जो है अपनी अपनी भाषाओं में व्यक्त किया है, ठीक है। पद्माकर जी इस कविता में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन बहुत अच्छी ढंग से किए हैं। इस कविता में कवि वसंत ऋतु का वर्णन किए हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं कि वसंत ऋतु की बात ही बहुत ही अलग है, निराली है ना, बहुत ही सुंदर। वसंत ऋतु ही जो है पूरे 12 महीनों में वसंत ऋतु का महीना ही, उस महीने में ही सभी लोग बहुत खुश रहते हैं, है ना, बहुत एक्टिव रहते हैं, छोटे से बड़े बूढ़े तक सभी बहुत एक्टिव रहते हैं। सभी, हर कोई, प्रकृति, वातावरण, जलवायु पर बाहर पर्यावरण, हर कुछ बहुत ही आनंदमय होता है, क्योंकि वसंत ऋतु के महीना ही वैसा होता है। फूल, पेड़ पौधे, चिड़िया, पक्षी, पशु पक्षी सभी जो है बहुत ही खुश, मस्त और चुस्त रहते हैं। इसलिए उन्होंने वसंत ऋतुओं को बहुत ही निराला कहा है। और ऋतुओं का जीवन में, यहाँ पर ऋतुओं का जीवन में विशेष महत्व होता है, क्योंकि ऋतुओं के कारण ही जीवन और स्वास्थ्य में जो है संतुलन बना रहता है ना। ऋतुओं का जीवन में, हमारा जीवन में क्या है, बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि जैसे हमारे ऋतु उनका जो चक्र है सही क्रम में अगर उनका चलता रहेगा तो हम लोग सभी बहुत खुश, स्वस्थ और अच्छे रहते हैं। अगर उनका चक्र बिगड़ गया, हाँ, बारिश के समय बारिश ना होना, धूप के समय धूप ना होना, जाड़े के समय में सर्दी ना होना, है ना, और इस तरह जब उनका चक्र जो है वो तुम्हारा ऋतुओं का जो चक्र है वो अगर बिगड़ जाए तो पूरा क्या होता है, वातावरण और तुम्हारा ये जो है सब कुछ बिगड़ जाता है, संतुलन पूरा बिगड़ जाता है। और इसका प्रभाव जो है
फसलों पर भी पड़ता है। ये ऋतुओं का जो प्रभाव है ये फसलों पर भी पड़ता है और हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, हमारे जीवन पर भी पड़ता है। अगर हमारा संतुलन, हमारा ऋतु जो है सही क्रम में सही रहेंगे तो हमारा सब कुछ संतुलन मतलब बराबर सभी चीज़ जो है सही अच्छे ढंग से अच्छे हम लोग सभी अच्छे खुश और स्वस्थ रहेंगे। समय पर अगर बारिश हो तो अच्छी फसल होगी, है ना। समय पर गर्मी हो तो अच्छा होगा, समय पर जाड़ा हो, विंटर सीजन हो तो हम लोग सभी अच्छे रहेंगे। ये सबसे पहला जो हमारा ऋतुओं का जो चक्र जो है बिगड़ना नहीं चाहिए। वो ऋतुओं का जो इफेक्ट ही हम पर पड़ता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ऋतुओं का जीवन में विशेष महत्व है, ठीक है बच्चों। समझ में आया तुमको? अब देखिए यहाँ पर पहला जो है, अब यहाँ पर देखिए कविता में यहाँ पर कहा गया है, हम अब यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए कविता। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौरे, औरे डोरे झौरन पे बौरन के हवे गए, है ना। तो यहाँ क्या है, कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल और छवि छवे गए, ठीक है। तब औरे भांति बिहज समाज में आवाज़ होती, ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दबे गए, औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे बन हवे गए। मतलब यहाँ देखिए यहाँ क्या कहते हैं कि औरे भांति कवि जी जो हैं यहाँ पर इस 8 पंक्तियों में कवि जी जो हैं वसंत ऋतु का वर्णन उन्होंने किया है। तब औरे भांति कुंजन में, औरे भांति औरे अलग निराला, भांति मतलब तरह, कुंजन मतलब लताओं से घिरा हुआ भरा हुआ बगीचा, है ना। गुंजरत गुंजान करते हैं, भीर भौर, है ना। बहुत सारे भौरे जो है यहाँ पर गुंजन करते हैं, है ना। अलग अलग सभी निराले बहुत से खूब सुंदर भौरे जो है ये सुंदर हरियाली से जो भरे पड़े पेड़ पौधे और ये फूल फल ये सब देखकर जो है ये भौरे भी जो है बहुत सुंदर गीत गाते हैं। उनका मतलब, और कहे पद्माकर सु और भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल और छवि छवे गए। मतलब क्या है, यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ कवि जो कहते हैं कि भौरे जो है बाग बगीचों, झूलों, आम के बौरों, पक्षियों की चहचहाटों, मतलब भौरे का वर्णन इस तरह, ऋतुओं का वर्णन में भौरा को लिया गया। बाग बगीचे बहुत सुंदर हरे हरे बाग बगीचे, है ना, फूलों से फलों से लदे हुए, झूलों, आम के बौरों, आम के बौर जो है जो छोटे छोटे फूल, आम के पहले क्या होते हैं, पहले छोटा छोटा आम के पेड़ों में देखा है नए नए पत्ते निकलते हैं, उस पत्तों के बाद ही छोटे छोटे फूल निकलते हैं, वो फूल के बाद ही छोटे छोटे, अब वही फूल जो है आम में बदलते हैं। हाँ, तो वही आम के बौरों, पक्षियों की चहचहाटों, अब ये सभी पक्षियाँ जो है रंग बिरंगे, है ना, पक्षी सभी जो है एक दूसरे के डाल पर कूदते हुए खेलते हुए, है ना, और ये सुंदर सुंदर छोटे छोटे कोमल कोमल पत्तियों को खाते हुए, ये फूलों को खाते हुए वे लोग जो है बहुत चहचहाहट मतलब उनकी आवाज़ करते हुए बहुत खुश रहते हैं। तो इन चहचहाटों आदि उदाहरणों के माध्यम से किया गया है ना। और यहाँ पर कहते हैं कि इस तरह वे सभी जो है सभी चिड़िया पक्षी जो भी है ये लोग सभी जो है इस तरह बहुत ही एक खुश रहते हैं। और वसंत में जो है बाग बगीचों में भौरों के दल गुंजार करते हैं, है ना, डालों पर एक दूसरे के डाल पर उछलते कूदते हैं, जैसे अभी हमने आपको समझाया, है ना। और आम की डाली के झूलों पर, है ना, बौर छा जाते हैं। इसका मतलब समझ में आया ना, अभी हम बताएं ना, आम के डाली पर आम वसंत ऋतु से ही प्रारंभ होता है। आम के पेड़ में पत्ते पत्ते नए नए कोमल कोमल पत्ते, हरे हरे छोटे छोटे पत्ते वो निकलते हैं। और वहाँ पर
उस समय जो है ये गली गली में जो है बाहर छा जाती है। मतलब इतना सुंदर वातावरण होता है कि चारों तरफ का वातावरण देखने से मन खुश हो जाता है। और बाहर छा जाना मतलब क्या, हरा भरा, हरा भरा हर जगह। और उन दिनों की गलियों की बात ही कुछ और होती है ना। लोग बन ठन कर गलियों में निकल पड़ते हैं, चारों ओर सुंदरता छा जाती है। और पक्षियों के समाज की आवाज़ भी इस ऋतु में निराली होती है। पक्षियों की आवाज़, ये लोग सभी जो है पक्षी क्या कहते हैं, विह समाज में आवाज़ होती। यहाँ पर सेंटेंस है देखो, औरे भांति विह समाज में आवाज़ होती है। सभी जो है आवाज़ करते। समाज, पक्षियों का समाज मतलब क्या, झुंड में सभी पक्षी जो है वे लोग झुंड में वे लोग सभी रहते हैं और आवाज़ करते हैं। तब ऐसे ऋतुराज है ना, ऐसे ऋतुराज की जो है वे बहुत ही, ऋतुराज जो है इतने सुंदर लगते हैं कि उन्होंने, कवि ने इसका वर्णन किया है। और कहते हैं ये ऋतुराज के दिनों का वर्णन मतलब शब्दों के द्वारा हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, शब्दों के द्वारा हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतना वसंत ऋतु की सुंदरता ही अनोखी है, अद्भुत है ना। तब इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और इस ऋतु का आनंद है ना, रीति, राग, रंग, सब कुछ उस समय में जो भी है सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। इस ऋतु में तन मन को एक अद्भुत सुख का आनंद होता है। तन मन को सबको जो है बहुत अच्छा लगता है, बहुत सभी लोग खुश रहते हैं, है ना। सब कुछ हमें मिलता, हरी सब्जियां, पेड़ पौधे, सभी हरी सब्जियां, फूल फल सब कुछ हमें मिलता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अब हम लोग यहाँ तक रुके हैं।